हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वेव फ्रंट का क्या देखा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी important concept of this chapter, heart of this chapter, that is the interference of the wave. Interference of wave. ओके, आज हम ये डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, इंटरफियरेंस ऑफ द वेव। देखो, पहले थोड़ा मैथमेटिक्स आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आज मैं मैथमेटिक्स पूरा डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इंटरफियरेंस ऑफ द वेव मैथमेटिक्स ही है, पूरा मैथमेटिक्स है बच्चों। ठीक है, मतलब कि उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको मैं जो बोलूँगा इक्वेशन से इक्वेशंस की तरह ही चलना है। ठीक है, इंटर पर देखो, मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे इंटरफियर क्यों कर रहे हो? इंटरफियर, देखो, कोई बोल रहा है और आप उसको इंटरफियर करते हो। इंटरफियर का मतलब क्या? कोई जब बड़ा बोल रहा है तब उसको बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा बोलते हैं इंटरफियर। देखो, इंटरफियर, इंटरफियर, इंटरफियर का मतलब क्या होता है? वो बोल रहा है तो आप बीच में बोल रहे हो, तो इसका मतलब आप उसको इंटरफियर कर रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक वेव जा रही है, देखिए, टीचू 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 टी, ये वेव जा रही है। ठीक है, और ये पार्टिकल के पास इस वेव आई तो ये पार्टिकल यहाँ पर अपना एसएचएम कर रहा था, बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था। जो एसएचएम था y1 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स1, ऐसा था। ठीक है, कुछ इस तरह था। अभी एक वेव थी, इसीलिए ये थी वेव नंबर 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ कि एक और वेव आ गई। ठीक है, तो उस पार्टिकल के मतलब कि ये जो वेव थी y2, यहाँ पर मैं इसको a1 रख देता हूँ, इसको a2 बोलता हूँ। तो a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2, सोचिए, तो ये वेव आ गई तो इस पार्टिकल को क्या क्या पता चला कि भैया मुझे डिस्प्लेसमेंट इधर भी करना है और डिस्प्लेसमेंट इधर भी, या इधर ऐसे 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 डिस्प्लेसमेंट करना है। तो क्या करूँ करूँ तो क्या करूँ? दूसरी वेव ने इंटरफियर कर लिया। अच्छा देखो, एक वेव और आ गई, तो क्यों? तो अब क्या करूं? एक वेव और आ गई, चिक 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 चिक। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे वेव एक साथ आ गई। टेंशन मत लो, हम तो सिर्फ दो का ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। व्हेन वेव मिक्स, तो उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? सुपरपोज। ओके, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या होता है? व्हेन more than more than one wave, when more than one wave arrive at given point, given point, okay, it is called superposition. देखो बच्चों, जैसा कि मैंने ऐसा बोला, क्या आपको ऐसा समझ में आया कि बस स्टैंड पे एक साथ दो बस आ गई तो एक दूसरे पे चढ़ जाएगी? नहीं बच्चों, ऐसा वहां पर तो नहीं हो सकता, एक्सीडेंटली हो सकता है, पर यहाँ पर दो वेव एक साथ हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ बात कर रहे हो बहुत अच्छी अच्छी, और बीच में कोई बोल रहा है, तो इसका मतलब आपके साथ दो लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? सुपर पोजिशन। आपके कानों को दो आवाजें सुनाई देगी, आपको सुनना नहीं चाहते फिर भी सुनाई देगी। देखो, कई कई बच्चे तो मेरी आवाज सुनना नहीं चाहते। क्या सर आप ये पढ़ाते हो, थोड़े गाने गाओ ना, ऐसा करो ना। तो वो सुनना चाहते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, अभी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सुनना नहीं चाहते फिर भी सुननी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आप नहीं सुनोगे तो आपकी मम्मी सुनाएगी आपको, आपके पापा सुनाएंगे, तो वो दो एक साथ सुनाए, उससे अच्छा है कि आप मेरी सुनो। समझ में आया कि नहीं? तो उसका मतलब क्या है कि सुपर पोजिशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो। सुपर पोजिशन होता है तब बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अच्छा भी हो सकता है, अच्छा नहीं भी हो सकता। when two wave when two wave superpose on each other, superpose on each other
they will interfere each other, they will interfere each other, वो दोनों एक दूसरे को इंटरफियर करेगी। चलो दोस्त मिले तो पार्टी होगी, ठीक है, दुश्मन मिले तो झगड़ा होगा, ए तू यहाँ पर क्यों आया, वो बोलेगा तू यहाँ पर क्यों आया, झगड़ा मोल लिया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस आर देयर एंड दिस प्रोसेस, राइट, and this is called this process is called interference, इंटरफियरेंस, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरफियरेंस, ठीक है। दो लाइट वेव एक साथ जब आती है तो क्या होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफियरेंस। आप रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, आपने एक बल्ब ऑन किया, कितनी लाइट आई, हाँ, आपने दूसरा बल्ब ऑन किया, कितनी लाइट आई, ठीक है। अब देखो सब जगह पर सेम लाइट आई क्या, कोई जगह पर ज्यादा, कोई जगह पर कम, ऐसे लाइट आई क्या, हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। देखो आप स्ट्रीट लाइट है, आप रोड पे जा रहे हो देर रात को और स्ट्रीट लाइट अभी जल रही है, तो आप देख सकते हो बीच में अंधेरा होता है, फिर ब्राइट होता है, अंधेरा ब्राइट, तो वो जो है वो क्या है, इंटरफियरेंस, वही क्या है, इंटरफियरेंस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। आप बोल लोगे कि सर आप तो बोल रहे थे पूरा मैथमेटिक्स है, आप तो अभी कहानी सुना रहे हो, नहीं, कहानी तो सुनो, बाद में होगा ना इंटरफियरेंस। ओके, लेट डिस्प्लेसमेंट of wave 1 is y1 is equals to a1 sin omega t minus kx plus phi, ऐसा ऐसा सुनो ना, सोचो ना सिर्फ बस। और लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव 2 is y2 is equals to a2 sin, अच्छा इसको ओमेगा 1 बोल देता हूँ, इसको ओमेगा 2 बोल देता हूँ, k1 x1 बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ k2 x2 प्लस फाइव, इसको फाई 1 बोल देता हूँ, इसको फाई 2 बोल देता हूँ। बच्चों आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको 11th का वेव देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने बोला था कि y1 को देखो, मैं फिर से एक बार और रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, आपको अच्छा लगे ऐसा, a1 साइन डेल्टा 1, हाँ ये अच्छा है सर, पूरा झमेला निकल गया, मतलब कि इस पूरे को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों, डेल्टा 1, ठीक है। y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन डेल्टा 2, तो इस पूरे जमेले को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया बच्चों, डेल्टा 2। डेल्टा 1 क्या है, फेज ऑफ वेव 1, ठीक है। डेल्टा 2 क्या है, फेज ऑफ वेव 2, दोनों का फेज है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं क्या बोल रहा था कि देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, according to superposition principle, y resultant is equals to y1 बार प्लस y2 बार। बच्चों ऐसे मिक्स नहीं होगी, ठीक है, मतलब कि डायरेक्टली एडिशन नहीं होगा, ये जो है एडिशन कैसा है, वेक्टर एडिशन है। कैसा एडिशन है बच्चों, वेक्टर एडिशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ y चाहिए तो आंसर क्या मिलेगा आपको, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 y1 y2 cos डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, फेज डिफरेंस उन दोनों के बीच का, और ये रहा क्या, अंडर रूट। चलो समझ में नहीं आया तो कुछ और करके दिखाता हूँ आपको, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। इसको देखो y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर को अगर हम ऐसा लिखें,
पहले एक काम करते हैं, चलो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करवा दूं, किसकी, ग्राफ की। बच्चों आज का टॉपिक बहुत समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले। ये सोचो एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं लेते, चलो ये रेफरेंस ही ले लेता हूँ। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया पहला फेजर, ये था y1, कौन सा था, y1, जिसका एंगल था डेल्टा 1, ठीक। फिर दूसरा रिप्रेजेंट किया टीचू, ये कौन था, y2, और जिसका फेजर था डेल्टा 2, ठीक है। इसका जो है लेंथ कितना था, a1, और इसका लेंथ है वो कितना था, a2, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट अगर मालूम करना है, I think you know the vector law of addition, or you can say parallelogram law। तो ये रिजल्टेंट आएगा, हाँ बोलो, ये आएगा y रिजल्टेंट, जिसका फॉर्मूला हम क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, मतलब कि ये सही हो गया, प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस, ये जो है इन दोनों के बीच का एंगल इतना, ये एंगल कितना आएगा बच्चों, ये एंगल आएगा डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। अभी तो मैंने डेल्टा 2 को बढ़ा लिया है, बट इट कैन बी लार्जर, इट कैन बी स्मॉल, समझ में आया कि नहीं। तो रिजल्टेंट जो है एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह आएगा, रिजल्टेंट वेव जो है वो कुछ इस तरह आएगी, ठीक है। कब, जब दो वेव एक दूसरे के साथ इंटरफियर करेगी, तब रिजल्टेंट वेव कुछ इस तरह आएगी। चलो इतना समझ में आया अच्छी तरीके से, ठीक है, भूलना मत बच्चों। हाँ, तो ये इंटरफियरेंस ऑफ वेव था, ये पहली वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये दूसरी वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और ये क्या था, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। बच्चों डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या थे, देखते हैं। डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू क्या था, ओमेगा 1t माइनस k1 x1 प्लस फाई 1, ऐसा, ठीक है। आपको मैं बोल दूं सब चीज क्या है, ओमेगा 1 क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। अगर आपको पता है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्कस किया था कि देखो लाइट, अब बच्चों वेव ऑप्टिक्स में अब वापिस आ जाओ, ठीक है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ई अपॉन बी का अगर आप रेशियो देखो तो वो क्या है, सी, सी मतलब कि 3 × 10⁸ बच्चों ये रेशियो क्या कम है, बहुत बहुत ज्यादा है बच्चों ये रेशियो, 3 × 10⁸। 3 के बाद कितना जीरो लगाना है आपको, 8 जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ई और बी में से कौन बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह रिप्रेजेंट करूं तो उसके सामने बी कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। अब ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है, ठीक है। तो ज्यादा सेंस हमें किसका आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही आएगा ना, ज्यादा सेंस बच्चों हमें किसका आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका मतलब ये है कि हम लाइट वेव को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पहली जो वेव है ना वो E1 हो गई, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने स्मॉल ई रखा, यहाँ पर मैं रखूंगा E01, मतलब कि हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन, अभी ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। अभी ओमेगा 1t माइनस के 1 x 1 प्लस फाइव 1, ऐसा, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, मतलब कि जिस सोर्स ने इस लाइट को जनरेट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टी तो मतलब टाइम है, k1 का मतलब आपको पता है, k1 का मतलब है 2π/λ1, where λ1 is the wavelength, ओके। x क्या है, x1 डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ओके। और फाई 1 क्या है, इनिशियल फेज, बच्चों फाई 1 क्या है, इनिशियल फेज,
ठीक है। ठीक उसी तरह अगर मैं ओमेगा 2 लिख दूं बच्चों, यहाँ पर ओमेगा 2 कोमा, तो हो जाएगा। यहाँ पर मैं के टू लिख दूं, के टू कोमा, तो ये 2 पाई/λ1, और क्या बोल सकते हैं 2 पाई/λ2। फिर λ2 तो क्या थी, वेवलेंथ, दूसरी वेव की वेवलेंथ। ओके, फिर अगर एक्स है और दूसरा मैंने x2 लिख दिया, वो भी डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, और phi2 वो भी क्या हो गया, इनिशियल फेज। इतना समझ में आया सबसे पहले आपको? हाँ, अच्छी तरीके से समझ में आया इतना? ओके, चलिए अब दूसरी बात करते हैं। इतना समझ में आया तो आ जाइए। अब मैं दो टाइप के सोर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। टू टाइप्स ऑफ द सोर्स। देर आर two types of source of light. Source of light. How many types of source of light are there? Two. One, coherent source of light. One, क्या है ये? Coherent source of light. Coherent source of light. Okay, और दूसरा incoherent source of light. How many types of source of light? दो. Coherent source of light and incoherent source of light. कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट में क्या है और इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट में क्या है? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट में जो है, पहले का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और दूसरे का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगा, तो उसको हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। अपने दिमाग में फिट करके, चाबी लगा के कहीं फेंक दो, इसको याद कर लो। और दूसरे में अगर ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, तो ये कैसे हो गए? इनकोहेरेंट सोर्स। कैसे हो गए बच्चों ये? इनकोहेरेंट सोर्स। ओके, और जनरली हम ऐसा भी देखेंगे कि कोहेरेंट सोर्स में phi1 इक्वल टू phi2 भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि phi1 इज नॉट इक्वल्स टू phi2। ओके, ऐसा जनरल कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये मस्ट है। पहला वाली जो कंडीशन है, पहली वाली जो कंडीशन, वो मस्ट है, वो आपको याद रहनी चाहिए। अगर दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। अच्छा, कैसे पता चलेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है? आइए देखते हैं। पहला जो सोर्स है वो इस तरह कुचू 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 ऐसे कर रहा है। दूसरा सोर्स जो है वो ऐसे कर रहा है, टीकू 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 टीकू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे वाले जो सोर्स की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कम थी, पहले वाले की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। अब जब दोनों एक साथ ऐसा करेंगे, दोनों ऐसा मतलब कि देखो डिग 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 कर रहा था, और दूसरा भी डिग 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 डिग, दोनों की ऑसिलेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि वो है कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, मतलब कि देखिए, अगर हम वेव से देखें तो वेव से ये है ये वाला, और दूसरा अच्छा, चलिए मैं इसको बोलता हूँ कोहेरेंट सोर्स। क्या बोलता हूँ? कोहेरेंट सोर्स। लेकिन अगर तीसरा अगर मैं ड्रॉ करूँ बच्चों, कौन सा ड्रॉ करूँ मैं? तीसरा, तो ये जी साफ साफ आपको दिख रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी सी कम है। ठीक है, वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? इनकोहेरेंट सोर्स। कैसा हो गया बच्चों? इनकोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो कितने टाइप के सोर्स होते हैं हमें पता चला? दो टाइप के। दो टाइप के मतलब कौन कौन से? कोहेरेंट सोर्स एंड इनकोहेरेंट सोर्स। समझ में आया आपको? सबसे पहले कोहेरेंट सोर्स एंड इनकोहेरेंट सोर्स। ओके, कोहेरेंट सोर्स में क्या होता है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? सेम। ठीक है, और इनकोहेरेंट सोर्स में क्या होता है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? डिफरेंट। चलो समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अभी बच्चों मैं ऐसा लिख रहा हूं, लेट्स राइट जनरल इक्वेशन ऑफ two light wave. How many wave? Two light wave. Okay, so E1 equals to क्या लिखूंगा मैं? E01 sin
ओमेगा 1t माइनस k1। अभी हम x नहीं लिखेंगे, r लिखेंगे, r, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि वो x डिस्टेंस x एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, y में, z में, तो सिंपली r, r1 प्लस फाई 1। ओके, अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अच्छी सी शुरू हुई, आप इसको अच्छी तरीके से देखो। E02 साइन ओमेगा 2t माइनस k2r2 प्लस फाई 2। ओके, क्लियर। और इसको हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले थे बच्चों? E01 साइन डेल्टा 1। और इसको हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले थे बच्चों? E02 साइन डेल्टा 2। ओके, आफ्टर इंटरफियरेंस, जब दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई, आफ्टर इंटरफियरेंस रिजल्टेंट वेव, आफ्टर इंटरफियरेंस resultant wave is given by resultant wave कैसे दिखाई देगी बच्चों? E square is equals to, हम क्या लिखाई दे, क्या बोलेंगे? देखो, पहले E स्क्वायर नहीं लिखता मैं आपको पहले वो ग्राफ वाला फिर से मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ ताकि आपको एक बार और समझ में आए। बच्चों, ये पूरा मैथमेटिकल रिलेशन है, अच्छी तरीके से समझना। आई थिंक यहाँ तक तो थोड़ा थोड़ा शायद आपको समझ में आया होगा, लेकिन अब जो आगे होने वाला है वो थोड़ा सा टफ है, पहले से बोल देता हूँ। आप बोलोगे सर क्यों मोरल डाउन कर रहे हो? अच्छा, जो है वो है बच्चों, आपको मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सब गया मानो। ये E01, ये क्या हुआ? E02, ये हो गया डेल्टा 2। ठीक है, ओके फाइन, ये क्या हो गया? डेल्टा 2। अब क्या है? देखो, अब उसकी ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, मैं अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाया, पर बच्चों आप मानिए तो सही। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट, E0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 cos डेल्टा। बच्चों, डेल्टा क्या है? ये याद रखना, क्या है ये? cos डेल्टा। अभी एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सुनो, बहुत अच्छी। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इंटेंसिटी ऑफ वेव intensity of wave is proportional to its amplitude। ये कहाँ से आया बच्चों? चलो फिर से 11th स्टैंडर्ड में वेव में इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर, स्प्रिंग वाला, टी इंटू एरिया। ओके, चलो इतना है। अब ये ए है वो एम्पलीट्यूड है, so what you can say that intensity proportional to square of the amplitude। That's why I can say that I proportional to E0 square. Here E0 is the amplitude, right? Therefore what you can write? Therefore I is equal to some constant, let's write C E0 square, like that। Okay, therefore see what I write here is that therefore, अभी देखो यहाँ पर E0 स्क्वायर लिखा है, ये इक्वेशन को देखो हाँ बच्चों अच्छी तरीके से। E0 स्क्वायर लिखा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? I अपॉन C लिख सकता हूँ। ओके, अब ये E01 स्क्वायर लिखा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? I1, मतलब कि फर्स्ट जो वेव है उसकी इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय C।
प्लस यहाँ पर E02 लिखा है, देखो मैं यहाँ सबका लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले। I1 इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर C01, अगर आप 1 लगाते हो तो 1, अगर 2 लगाते हो तो 2, कांस्टेंट तो वही रहेगा। तो देखो मैं यहाँ पर E02 का अगर लिखूं तो क्या आएगा बच्चों, वो I2/C प्लस अभी 2, ये जो है E01 E02, तो उसका क्या आएगा बच्चों, I1 I2, लेकिन उसका अंडर रूट और डिवाइड बाई सी, सोच के देखो, इनटू cos डेल्टा। अब क्या कट हो रहा है, देखो कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे। आई एम डूइंग एवरीथिंग सो दैट यू कैन फाइंड कंफर्टेबल। एक्चुअली ये स्टेप करना नहीं चाहिए, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए कर रहा हूँ। तो ये सी कट हो गया है, तो डायरेक्टली ये स्टेप लिखना चाहिए था, क्या, दैट आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल्टा। ओके, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जो सभी बच्चे याद रखेंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी, क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बच्चों, इंटेंसिटी मतलब कि ब्राइटनेस, जिसमें I1 और I2 तो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर कुछ डेल्टा वेल्टा दिख रहा है, तो ये वाली जो टर्म है ना, 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल्टा, इसको हम बोलेंगे इंटरफियरेंस टर्म। कौन सी टर्म बोलेंगे बच्चों, इंटरफियरेंस टर्म। ये हो गई इंटरफियरेंस टर्म। ओके, नाउ एवरेज इंटेंसिटी, हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, एवरेज इंटेंसिटी इज गिवन एज, अब सबकी एवरेज लेंगे, सबकी क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। एवरेज ऑफ आई इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ I1 प्लस एवरेज ऑफ I2 प्लस 2, ओके मैं अच्छी तरीके से लिख नहीं रहा हूं बच्चों, माफ कीजिएगा, प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल्टा की एवरेज। ओके बच्चों, I1 जो है उसकी एवरेज I1 ही रहेगी, I2 है उसकी एवरेज क्या रहेगी, I2 ही रहेगी, 2 की एवरेज 2 ही रहेगी, तो अंडर रूट I1 I2 की एवरेज अंडर रूट I1 I2 ही रहेगी। जो खेल अब शुरू होता है वो ये है कि कोस डेल्टा की एवरेज क्या रहेगी, कोस डेल्टा की एवरेज क्या रहेगी, कितनी रहेगी, अब देखिए अच्छी तरीके से। ओके, पहला जो है वो अगर हम बात करें तो वो केस है, केस ऑफ इनकोहेरेंट सोर्स। मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं, चलिए। पहला जो केस है, किसका केस मैं बोल रहा हूं, केस ऑफ इनकोहेरेंट सोर्स। केस ऑफ इनकोहेरेंट सोर्स। अब इनकोहेरेंट सोर्स में क्या है बच्चों, ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, ठीक है। अभी डेल्टा है तो डेल्टा क्या था बच्चों, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, डेल्टा 2 क्या था, ओमेगा 2 टी, ओमेगा 2 टी सॉरी, माइनस K2R2 प्लस फाई 2 माइनस ओमेगा 1 टी माइनस K2R2 प्लस फाई 2। ओके, चलिए इसको सॉल्व अगर करें तो क्या मिलेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, ठीक है, प्लस ये जो है प्लस हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी बच्चों, और यहाँ पर आप 5 1 नॉट इक्वल टू 5 2 ऐसा भी लिख दो, ठीक है। हाँ, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी,
अब ये जो है इसको हम प्लस करके क्या लिख सकते हैं, K1R1 माइनस K2R2, K1R1 माइनस K2R2, अच्छी तरीके से देखो, प्लस phi 2 माइनस phi 1, क्या लिख सकते हैं, प्लस phi 2 माइनस phi 1। अभी बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है, ये टर्म कैसी होगी, नॉन जीरो होगी कि नहीं, क्योंकि टाइम तो कभी जीरो होता नहीं और ओमेगा 2 और ओमेगा 1 से है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर डेल्टा इज फंक्शन ऑफ टी, तो डेल्टा किसका फंक्शन हो गया, टी का, डेल्टा इज अ फंक्शन ऑफ टी, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर cos delta, therefore cos delta is also function of t। अब देखिए डेल्टा टी का फंक्शन है, cos डेल्टा डेल्टा का फंक्शन है, तो हम ऐसा तो बोल ही सकते हैं कि cos डेल्टा किसका फंक्शन है, टी, टाइम का। बच्चों हमने एसी में सीखा था कि जो भी साइन और कोसाइन अगर वो टाइम का फंक्शन है, अभी हमने ऊपर देखा, तो उसका एवरेज होता है जीरो, कितना एवरेज होता है, जीरो। Therefore, what resultant intensity we get is the I1 plus I2। देखो यहाँ पर ये जो है ये टर्म क्या हो गई, ये टर्म हो गई जीरो, तो ये जीरो के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, पूरा जीरो हो गया, तो व्हाट इज द आंसर, I1 प्लस I2, सिंपली I1 प्लस I2। ओके, स्केलर एडिशन ऑफ इंटेंसिटी, कैसा, स्केलर एडिशन ऑफ इंटेंसिटी। बच्चों रियलिटी में जो सोर्सेस होते हैं ना बच्चों, सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है, एक से ज्यादा सोर्स, आप दो बल्ब ले लो, दो ट्यूबलाइट ले लो, ठीक है, वो सारे इनकोहेरेंट होते हैं, कैसे होते हैं, इनकोहेरेंट। तो इसका मतलब ये है कि उनकी वजह से जो लाइट का जो होगा वो क्या होगा, सिंपली एडिशन। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक बल्ब लगाया और आपने यहाँ पे भी एक बल्ब लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ देखने को मिलेगी कि यहाँ देखने को मिलेगी, ये उस बल्ब की ब्राइटनेस पे डिपेंड करेगा। समझ में आया कि नहीं, सबकी इंटेंसिटी का सिंपली एडिशन होगा, सिंपली क्या होगा बच्चों, एडिशन। एक बल्ब जलाया तो लाइट ज्यादा, दो बल्ब जलाया तो उससे भी ज्यादा, तीन जलाया तो उससे भी ज्यादा, सिंपली क्या होगा, एडिशन। ओके, कब, इन केस ऑफ इनकोहेरेंट सोर्स, कौन से सोर्स में बच्चों, इनकोहेरेंट सोर्स, ठीक है, जिसका इस चैप्टर में हमें बहुत कम पढ़ना है। अब देखते हैं, अच्छा मैंने रेड पेन से लिखा तो रेड पेन से पूरा लिख दिया, ओके कोई बात नहीं, चलिए अब ब्लू पेन से करते हैं। अब दूसरा जो केस है, वो दूसरा केस ये है कि केस ऑफ कोहेरेंट सोर्स, केस ऑफ कोहेरेंट सोर्स, ये वाला है, इसको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाना बच्चों, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से सुनना। केस ऑफ कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 मानिए, और दूसरा phi 1 इक्वल्स टू क्या मानिए, phi 2 मानिए, ठीक है, ओके। देयरफॉर अभी डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पर जो लिखा है ऊपर, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, प्लस K2 R2 माइनस K1 R1, कि K1 R1 माइनस K2 R2 था, K1 R1 माइनस K2 R2। अच्छा एक काम करता हूं, क्या, ठीक है, प्लस phi 2 माइनस phi 1। ओके, अब देखिए ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये जो टर्म है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1,
ये क्या हो गया 0, और ये टर्म भी क्या हो गया φ2 माइनस φ1 इक्वल्स टू 0। ये हमेशा हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, बात अच्छी तरीके से सुन लीजिए, लेकिन हम सिलेबस में इसको इक्वल लेंगे। ये हमेशा होगा ω2 इक्वल टू ω1, so this term will vanish. So what is the answer? Delta is equals to K2R2 माइनस K1R1। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल्स टू K2R2 माइनस K1R1। ठीक है, अभी देखिए K2 इज इक्वल्स टू क्या है 2 पाई बाय लेमडा 2, K1 इक्वल्स टू क्या है 2 पाई बाय लेमडा 1। अब दोनों की ओमेगा सेम है, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं लेमडा 1 इक्वल्स टू लेमडा 2। क्यों? ओमेगा 1 सेम है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी सेम है, तो lambda same होगा, yes, in the given medium. Therefore you can say K1 equals to K2, say K 2 पाई बाय लेमडा, क्या करेंगे हम इसको 2 पाई बाय लेमडा, अच्छी तरीके से याद रखना। तो हमें मिला के R2 माइनस R1, देखो ये कोस में जाएगा, इसलिए आप प्लस में मतलब कि R2 माइनस R1 लिखो या R1 माइनस R2 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और ये जो K है ये क्या है 2 पाई बाय लेमडा, और ये हो गया हमारा R2 माइनस R1, ये हो गया डेल्टा। ठीक है, भूलना मत। तो बच्चों यहां पर क्या बोल सकते हैं, हियर डेल्टा इज not function of t. Delta is not function of t. Yes, therefore cos delta is also not function of t. Cos delta भी function नहीं है उसका, इसका मतलब क्या हुआ एवरेज ऑफ cos delta will be simply cos delta। तो इसका मतलब आंसर क्या मिला बच्चों, I इक्वल्स टू I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos डेल्टा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला। ठीक है, ये हो गई रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन केस ऑफ कोहेरेंट सोर्स। कौन से सोर्स में बच्चों, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, अभी आई मैक्स अगर आपको फाइंड करनी है बच्चों, आई मैक्स, तो आई मैक्स के लिए I1 और I2 को तो चेंज नहीं कर सकते, उसको वैसा ही रहने देते हैं, प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, तो उसको चेंज नहीं कर सकते, कोस डेल्टा को मैक्सिमम बना देते हैं, चलिए वो हो गया 1। कोस की वैल्यू जो है, कोस का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं बच्चों, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह है, उसका 1 और -1 जा रहा है, तो हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, आई मैक्स का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। बच्चों इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया आई मैक्स। ठीक है, हाँ, जब दोनों की इंटेंसिटी कैसी हो, डिफरेंट। ओके, अभी मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या, मिनिमम के लिए तो बच्चों प्लीज बिल्कुल मत सोचना कि कोस को 0 कर देते हैं, नहीं, 0 करने से भी माइनस कर दे तो बहुत कम हो जाएगा बच्चों, और कम हो जाएगा। कोस को हमने माइनस कर दिया, यहाँ पर हमने क्या लिया था बच्चों, कोस डेल्टा इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर हमने क्या लिया, कोस डेल्टा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों हमारी मिनिमम इंटेंसिटी, जिसको हम बोल सकते हैं क्या,
अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अंडर रूट I1, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आई, तो ई प्रोपोर्शनल टू रूट आई हो गया क्या? ई प्रोपोर्शनल टू रूट आई। हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं बच्चों, आई मैक्स अपॉन आई मीन, तो पहले तो देखिए क्या आंसर होगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर हो सकता है। और अगर दूसरे टर्म में लिखने जाए तो अंडर रूट I1 जो है वो ई है, मतलब कि पहले का एम्पलीट्यूड प्लस दूसरे का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय पहले का एम्पलीट्यूड माइनस दूसरे का एम्पलीट्यूड और उसका स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से बच्चों इसको याद रखना। अब एक केस और लेते हैं। क्या? लेट I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I। ऐसा सोचो कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है। सोचो I डैश, तो क्या होगा? देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या होगा? आई डैश इक्वल्स टू, सॉरी आई डैश इज इक्वल्स टू नहीं, आई रिजल्टेंट। देखना बच्चों, यहाँ पर हम बस पिक्चर खत्म करने वाले हैं और ये जो है ये हीरो बन गया इक्वेशन का, ये जो हम लास्ट में डिराइव करने वाले हैं। बाद में इसके ऊपर से हम अगले सेशन में बहुत अच्छा सा रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। आई डैश प्लस टू अंडर रूट आई डैश कोस डेल्टा बोल सकते हैं। आई डैश प्लस आई डैश का मतलब क्या हुआ? टू आई डैश, और यहाँ पर भी क्या हुआ? टू आई डैश, ये हो गया कोस डेल्टा। टू आई डैश को कॉमन निकालो, बन गया वन प्लस कोस डेल्टा। वन प्लस कोस डेल्टा का फॉर्मूला पता है आपको? टू आई डैश, इसका फॉर्मूला है टू कोस स्क्वायर डेल्टा बाई टू, याद रहना चाहिए। तो आंसर मिला हमें 4i डैश कोस स्क्वायर डेल्टा बाई टू। ठीक है, ये हो गया हमारा आई रिजल्टेंट। तो इस सीजन का ये एंडिंग था, जो अगले सीजन के लिए स्टार्टिंग बन के रहेगा। ठीक है, जो इस सीजन में फाइनल रिजल्ट मिला, अगले सेशन में वो बहुत ही हीरो बन के आगे आने वाला है। ठीक है, ये वाला। तो अगले सेशन के इंतजार में इसको अच्छी तरीके से करिए। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।